इस प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सियासत में सूबा सिंध, वहां की पॉलिटिकल डायनामिक्स, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दफ़ा फिर कौमी लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंस अहमियत इख्तियार कर गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफद जो है 9-0 में जाके मिला MQM से, और ये बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि कौन नहीं जानता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के जो आप कह सकते हैं हिस्टोरिक पॉलिटिकल तनाज़ात रहे हैं, जिनमें ऑपरेशंस भी हैं, जिनके अंदर एक दूसरे को दूसरे के साथ ना चलने के पूरी एक हिस्ट्री है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुतान तराजी है, इल्ज़ाम तराशी है, एक दूसरे की डिफरेंट पॉलिटिक्स है। बल्कि उससे भी बढ़कर सिंध के अंदर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो अलाइंस बनाया वहाँ की कौमी पार्टीज़ के साथ, पीर पगाड़ा साहब हो गए या दूसरे प्लेजो साहब हो गए या दूसरी पार्टीज़ हो गई, ये सारी सिंध कौम परस्त पार्टीज़ जो है, इनका अलाइंस ही जो है वो MQM और पीपल्स पार्टी के खिलाफ था। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वहाँ जाना, पीर पगाड़ा साहब और उनकी अलाइंस अलाई होने के बावजूद MQM से मिलना, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन इसके साथ साथ हमने पिछले 2 दिन जो है वो सिंध की हालात को रिपोर्ट किया, खासतौर पर लाड़काना गढ़ी खुदाबख्श से, उस पर ही बात करेंगे और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद है डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनसे बात करेंगे लाड़काना गढ़ी खुदाबख्श के हालात के ऊपर भी और सिंध की पॉलिटिक्स पे भी। मेरे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। बहुत बहुत वेलकम मियाँ साहब आपको लाहौर स्टूडियोज़ में। हारून रशीद साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एमिनेंट स्कॉलर, कॉलम नवीस हैं, उनके तज़िये भी जो है प्रोग्राम सुनते हैं। नसीम परवेज़ साहब है, साबिक़ ब्यूरोक्रेट है, कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। शैला रज़ा साहिबा, अगर आपसे मैं शुरू कर लूँ, बेसिकली आपका वर्जन नहीं आ सका आपकी पार्टी का। हमने पिछले हफ्ते जो है वो सिंध कवर किया, लाड़काना गढ़ी खुदाबख्श, उसके अंदर हमने दिखाया ऑब्वियसली कि उसकी हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं। लाड़काना जैसी सिटी जो वज़ीर आज़म की सरजमीन है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत हद तक तबाह हाल नज़र आया, स्कूल ज़ेर तामीर नज़र आए। क्या वजूहात हैं इतना बैकवर्ड रखने की उस जगह को, या बैकवर्ड है वो? मैं समझती हूँ कि बैकवर्ड थी। जो आपको बेहतर हाल नज़र आया है वो इसलिए कि हमने वहाँ पे 5 साल तवज्जो दी है, हमने कॉलेजेस बनाए, हमने वहाँ पे बहुत काम किया, उसके बाद उसकी ये शक्ल निकली है। वरना तो आप उस रास्ते से गुजर भी नहीं सकते थे, उन लाड़काना पहुँचने में आपकी हालत तबाह हो जाती। तो ये तो हमने अभी इस तरह किया है, और ये नज़रअंदाज किए जाने वाले को 5 साल जो थोड़ी तवज्जो मिली है उसके बाद ये शक्ल है। अच्छा, यानी कि वो अच्छा गढ़ी खुदाबख्श का जो मकबरा है उसके बाहर जो है स्कूल जो है कई साल से ज़ेर तामीर हैं, हेल्थ यूनिट्स ज़ेर तामीर हैं, तो कम से कम 5 साल में ये काम तो हो सकता था वहाँ पे कि ये स्कूल वगैरह बन जाते। जी, काफ़ी बने भी हैं और काफ़ी जो है उस पे काम हुआ है। पूरी सड़क पे आप गए होंगे तो आप बड़े आराम से सफ़र कर रहे होंगे, ये मेरा दावा है आपको। और अगर आप सक्खर की तरफ से गए होंगे तो गंबड़ बाईपास से आपको पहुंचने में बहुत आसानी से आप पहुंच गए होंगे, वरना आप वहां पहुंच भी नहीं सकते थे गढ़ी खुदाबख्श। ये तो शहीदों का करिश्मा है कि हर दफ़ा वहाँ पर आबादी होती है और वहाँ से लोगों को लाया नहीं जाता बसों में, और किसी में खुद लोग पहुँचते हैं। राइट। नसीम साहिबा, आप क्योंकि कराची बेस्ड हैं, आपको लगता है कि हमें तो बड़ा फील हुआ कि कराची जैसी सिटी और लाड़काना में, अगर मेरी परसेप्शन देखी जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, लेकिन वो ठीक है। शैला परवेज़ साहिबा, शैला रज़ा साहिबा सही फरमा रही हैं कि वहाँ की सड़क जिससे गढ़ी खुदाबख्श पहुँचते हैं वो तो ठीक हालत में है, लेकिन इसके अलावा जो इर्द गिर्द का माहौल है वो लगता है कि कोई शहर नहीं, कोई बल्कि एक पसमानदा तरीन गाँव है पाकिस्तान का। बात सारी ये है कि 40 साल में लाड़काना से इलेक्ट होने वाले एक साहब, उनके असल में 2 एजेंडास थे। उसके बाद से उनके बाद जितने भी पॉलिटिशियंस आए उन्होंने 2 ही एजेंडे रखे हैं। एक वो हिडन एजेंडा होता है जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है, और दूसरा वो होता है जो आवाम को चूना लगाने के लिए होता है। और वो चूना लगाने वाला एजेंडा तो हम पिछले 40 बरस से सारे सियासतदानों का देख रहे हैं, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाला एजेंडा है ये आपके सामने है। सिर्फ गढ़ी खुदाबख्श या लाड़काना ही नहीं, बल्कि आप पूरे इंटीरियर सिंध में चले आइए। मैंने तो वहाँ बहुत काम किया है, 15 साल सिंध गवर्नमेंट में मैं रही हूँ। जहाँ से जानवर पानी पीते हैं जिस जौड़ से, वहीं से इंसान पानी पीते हैं। और मैंने सिंधी से ज़्यादा साबिर और पेशेंस रखने वाला शख्स नहीं देखा पूरे मुल्क में। वो इस कदर सब्र से इन सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते रहे हैं। आपने कहा कि पसमानदा क्यों है, देखिए ये बहुत ज़रूरी है एक अय्यार और चालाक सियासतदान के लिए कि वो अपने इलाकों को पसमानदा, अपने वोटर्स को पसमानदा रखे। अगर पसमानदा रहेंगे तो उसको वोट देंगे। अगर उनको शऊर आ गया और उन्होंने, उनकी आंखें खुल गई तो फिर उनको वोट कौन देगा? पहली बात ये।
दूसरी बात यह है कि आप कराची से मुकाबला न करें। कराची में 3 दफ़ा बल्दियाती निज़ाम कायम हुआ है। मैंने जब सर्विस ज्वाइन की तो सत्तार अफगानी साहब थे मेयर, और ये कराची की खुशकिस्मती है कि इसको मेयर्स बहुत अच्छे मिलते रहे। उन्होंने बहुत काम किया था, इंतहाई ईमानदार आदमी थे। उसके बाद फारूक सत्तार साहब आए, उन्होंने बड़ा काम किया, और वो उनकी पहली गवर्नमेंट थी MQM की। ये जितने आपको अंडर पासेस वगैरह और ये सब उन्होंने बुनियाद। ठीक है, लेकिन नसरीन साहिबा वैसे एक बात और भी है कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एवर डेवलपमेंट यहाँ हुई या नहीं हुई वहां पे, लेकिन वहां का जो वोटर है वो अब भी जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट देना अपना ईमान का हिस्सा समझता है। तो आपके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि चाहे हालात जैसे भी उसमें मैं और आप और शैला रजा साहिबा और सब लोग डिबेट कर सकते हैं, हारून साहब या याद साहब, लेकिन वहां पे वोटर जो है वो पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार गई। सिंध का वोटर जो है वो ईमान समझ के भुट्टो साहब को वोट देता है। तो ये तो एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात होनी चाहिए, या आपके ख्याल में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है? ये बहुत दुख और बहुत तकलीफ की बात है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है। मैं सिर्फ, आप यहाँ की बात ना कीजिए, सिंध की, पूरे आप मुल्क में चले जाइए, लोग जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट लेते हैं कोशिश करते हैं कि सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा बहुत काम करा दें। अब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर की बात करती हूँ, यूसुफ रजा गिलानी साहब को। वो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे और उनको पूरे मुल्क का ख्याल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा बहुत काम किया। इसी तरह आप खैबर पख्तूनख्वा चाहिए, वहाँ पर गौहर अयूब साहब ने एक ज़माने में बहुत काम किया था पावर के जनरेशन के हवाले से। वो नज़र आता है, जो काम करता है उसका काम विजिबल होता है। जब मियां नवाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत थी, उन्होंने मोटरवे जैसी चीज़ बनाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, काम ना होने के बावजूद पीपल्स पार्टी वहाँ पॉपुलर जमात है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात। वो तो मैंने कहा ना, इतना बड़ा अलमिया है कि शख्सियत परस्ती में आपने तो ये तक देखा कि वो मन्नतें मानने और मज़ार पे जो है वो चादरें चढ़ाने और अपनी मुरादें पूरी कराने के लिए जाने लगे हैं। और अभी शैला रजा साहिबा ने फरमाया कि वो शहीदों का करिश्मा है कि वहाँ ये शहीदों के सारे करिश्मे देखते देखते हमारी तो पूरी उम्र गुजर गई है। अब पता नहीं वो कौन सा ऐसा शख्स आएगा जो शहीद तो नहीं होगा लेकिन कुछ करके दिखाएगा। कोई उमर बिन अब्दुल अजीज, कोई अतातुर्क, कोई आ जाए। जी शैला साहिबा, आप वुड लाइक टू कमेंट ऑन व्हाट शी सेड, फिर मैं आगे चलूंगा हारून साहब। देखिए, बात यह है कि कुछ लोग जो हैं वो ड्राइंग रूम में बैठ के अपने आप को बहुत दानिश्वर समझते हैं और वोटर की साइकोलॉजी नहीं समझते। आज जिस बुनियाद पे इस मुल्क में सियासत हो रही है, जिस आइन की बुनियाद पे सदारती इलेक्शन हो रहा है, जिस आइन की बुनियाद पर ख़वातीन जो हैं उनको मेरिट पे आगे आने के मौके मिले हैं, जिस आइन की बुनियाद पर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पूरे मुल्क में खड़ा है, वो इन शहीदों का कारनामा है। उसके बाद इस मुल्क में किसी ने कुछ नहीं दिया। हाँ, कुछ लीडर्स ने आपस में तो खून बहा करवा दिया, लेकिन उनको चढ़ाने वाले, उनको देखने वाले ये नहीं समझते कि जो डायरेक्ट वोटर जो हैं उनकी क्या डिमांड्स होती हैं। शायद इन्हें शहीद बेनज़ीर भुट्टो लाड़काना यूनिवर्सिटी और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट इनको गिनाने याद नहीं रहते और अपने अंदाज से चलते हैं। हम जो वोटर्स हैं, हमारी एक अलग साइकोलॉजी होती है और हम दूसरे तरीके से चलते हैं। हम ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इससे वोटर इसलिए अटैच्ड है कि इसके लीडर ने जो है जबान की बुनियाद पर, उसके लीडर ने जो है बिरादरी की बुनियाद पर सारे लोग जो तकसीम थे, जो कि डिक्टेटर्स के तोहफे थे, उनको खत्म किया है और एक सजा के तौर पर सिंध को जो है वो पीछे रखा गया है। और सिर्फ एक कराची में अगर डेवलपमेंट वर्क हो गया तो जी पूरा रोना ही यही था कि चाहे 1979 के एक्ट के तहत जनाब फारूक सत्तार बने हो या कोई और बने हो, सिंध से तो, देही सिंध से तो इंतकाम लिया जाता रहा। पहले जो है यहाँ से एक प्लानिंग के तहत सनतें शिफ्ट की गई तो एक परसेप्शन दिया जाता रहा कि जी लाड़काना तो फ्रांस जैसा है और वहां पे कोई काम नहीं दिया जाता था, वहां कोई फंड्स नहीं दिए जाते थे, वहां पे अपनी पसंद के नाज़मीन होते थे। तो इनको ये शिकायत नजर आएगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास आपका टॉपिक भी नहीं था, लेकिन विद इन टाइम ब्रेक के बाद मैं जरूर आपको सारी डिटेल देती हूँ जो हमने काम लाड़काना में किया है, जो नसरीन परवेज साहिबा की नजर से नहीं गुजरा, क्योंकि ये बहुत मसरूफ रहती हैं और ये शहादत और उसको मत समझती नहीं है। ठीक है कि इनके घर में बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग्स हो जाती हैं जिसमें बहुत कुछ जो है वो मुल्क को पता चल जाता है कि पहले क्या हुआ था, पहले क्या नहीं, लेकिन सियासत को समझने के लिए थोड़ा सा नीचे। ठीक है, मैं हारून रशीद साहब के पास जाता हूं जरा समझने के लिए सियासत को। हारून रशीद साहब, अगर मैं जिस्ट बयान करूं तो इस तरह है कि ये तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि सिंध में पीपल्स पार्टी जीती है, वहां डेवलपमेंट हुई या ना इस पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये शहीदों की करिश्मा साजी है तो इसको तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए आज, और आपको कॉलम लिखना चाहिए। वैसे मैं सजेस्ट तो नहीं कर सकता आपको, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जी, शहीद की कुरान मजीद ने तारीफ की है, मैं युक्तलो फी सबीलिल्लाह है,
जो अल्लाह की राह में मारा गया उसे शहीद कहा जाता है। ये जो सियासी शहीद हैं ये बिल्कुल एक अलग लुगत है, और हम लोगों को उनकी शहादतों की वजह से नहीं देखते, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से देखते हैं। तो भुट्टो साहब ने इस मुल्क में कुछ अच्छे काम किए तो कोई बहुत बुरे काम भी किए। पाकिस्तान तोड़ने में उनका हिस्सा था, वो एक फाशिस्ट आदमी थे, प्रेस उनके दौर में आज़ाद नहीं था, खुद वो बिला मुकाबला जबरन मुंतखब हुए, उनके चारों सूबाई वज़राए आला जबरन मुंतखब हुए, और दलाई कैंप में उनके लोग रखे गए, 1000 से ज्यादा आदमी कत्ल हुए उनके दौर में। हम इस पे उन्हें जज करेंगे, बेनज़ीर को उनकी बाली बेकैदगियां भी हम देखेंगे और बहुत सी चीजें देखेंगे। ये एक्सप्लॉयटेशन की बात है। शहीद की इस्तिलाह उस आदमी के लिए इस्तेमाल होती है जो दीन के लिए अल्लाह की राह में जो मारा जाए। कुरान मजीद बिल्कुल वाज़ेह क्वालिफाई करता है। बाकी वो पसमानदगी है वहां पे सिंध में बेपना, और वोटरों को ये वैसे अदरवाइज भी सर्वे है कि पीपल्स पार्टी के वोटर वहां ज्यादा हैं जहां तालीम कम है। ये कोई फख्र की बात नहीं है कि उसको पसमानदा रखा गया और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन उसकी की जाती है। शाहिद जी शैला साहिबा, जी शैला साहिबा, जी हुकूमत करना उसका हक है। शाहिद साहब, जी जो डिक्टेटर आता है वो अवाम के हुकूक को गसब करके आता है, और इंसानियत के हुकूक को गसब करना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा गुनाह ही नहीं है। और जो भुट्टो साहब हैं उन्होंने जो है अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद किया, और उनकी ये सब अब साबित हो चुका है कि उनको जो है साजिश से जुडिशल मर्डर किया गया। और क्योंकि वो अवाम के हुकूक की जद्दोजहद कर रहे थे, अपनी जाती वजूहात की बिना पे, ना वो मुल्क से बाहर थे ना वो किसी जगह थे, वो अवाम के दरमियान थे, अवाम की जंग लड़ रहे थे, अवाम के अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं था। और यही वजह है कि आज तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस मुल्क में है, उसी का सब बोया हुआ फल खा रहे हैं। और जहां तक ये बात करते हैं इसकी कि पाकिस्तान तोड़ना, तो जनाब मैं इसको सीधा सीधा इस तरह कहती हूँ कि पाकिस्तान जो है उसको किसने तोड़ा जी? आपके डिक्टेटर्स ने तोड़ा। आपके डिक्टेटर्स और आपकी जो एक मतलब परस जर्नल्स थे उनकी वजह से टूटा। इतना दम हो तो इस पे बात किया करें ना, कभी डिक्टेटर पे बात किया करें। आप इस तरह की बातें करना, वो भी रमजान में, मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि लोग कैसे किसी को बेनज़ीर साहिबा की बात है, आप ना भुट्टो साहब पे कोई करप्शन का भी साबित कर सके ना बेनज़ीर साहिबा पे। और बेनज़ीर साहिबा के दौर में भी बेनज़ीर साहिबा के भी तरक्कियां हुई हैं, बेनज़ीर साहिबा के दौर में तरक्कियां हुई हैं, वो देखना चाहिए। अगर हम अपने कमरे में बैठ के दानिशवरी करेंगे तो उससे अवाम मुत्तफिक नहीं होगी, अवाम फैसला इन्हीं के हक में देगी। ठीक है, आरोज जब अच्छा शैला साहिबा पॉइंट आ गया आपका, शैला साहिबा पॉइंट आ गया आपका। हारून साहब अब बताइए क्या कह रहे हैं आप? और याह्या खान की वजह से मुल्क टूटा। अब आप बताइए, आपकी आवाज पहले जो है ना वो ये आपका कॉन्सेप्शन है, ये आपका कॉन्सेप्शन है ना, अवाम इसे रिजेक्ट करती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और याह्या खान की वजह से मुल्क टूटा। याह्या खान भी इक़्तिदार के रीच से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अच्छा शैला साहिबा, हारून साहब को बोलने देना। रहमान के पास क्लीन मेजॉरिटी थी, उन्हें वज़ीर आज़म होना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए हारून साहब, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग पूरे पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी फिर भी जीतती आई है। हालांकि वो ठीक है, अब शहरा रजा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट, लेकिन हमने देखा है वहां पे तो जैलापन, अकीदतमंदी की हद तक है कि लोगों के टूटे हुए मकान है, उनको वो कहते हैं हमें मिला कुछ नहीं, लेकिन भुट्टो साहब ईमान का हिस्सा है, वोट भुट्टो को देंगे। तो सर हिस्ट्री ने प्रूव किया ना कि भुट्टो जो है वो इनकी नजर में बेवकूफ है, वो इनकी नजर में। शैला साहिबा, मैं सवाल पुट कर रहा हूँ उनसे, हारून साहब। भुट्टो साहब को कहां से आप पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं? सिंध से वोट मिले हैं ना। मैं सिंधी की बात कर रहा हूँ जी। जहां तक उनके हक के नुमाइंदगी का ताल्लुक है, वोटर अगर किसी को वोट देता है तो ठीक है, उसका हक है, वो हुकूमत करे। भुट्टो के हुक्मरानी पे भी किसी ने इतराज नहीं किया था, बेनज़ीर पे भी नहीं किया था, जरदारी साहब भी नहीं किया था। ठीक है, बाकी तो ये देखा जाएगा कि उन्होंने मुल्क के लिए और आवाम के लिए क्या किया। सही है, कुछ भी नहीं किया। ये भी आवाम डिसाइड करेंगे, इक़्तिदार के कुछ नहीं किया। ये सादा सी बात लोगों की समझ में नहीं आती कि शेख मुजीबुर रहमान के पास क्लीन मेजॉरिटी थी और उसकी हुकूमत बननी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। भुट्टो साहब उसके रास्ते में मदामत तारीख का ये पॉइंट है, एयाज साहब के पास आओ। याह्या खान उसके नतीजे में मुल्क टूट गया। ये सबसे बड़ा बुनियादी फैक्टर था। भुट्टो ने कहा था मीनार। अच्छा जी, ठीक है, मुझे जरा जावेद साहब के पास आना जाएगा, मैं उसकी टांगे तोड़। कामरान शाही साहब, जी टूटा। कामरान शाही साहब, मगर ये कामरान शाही साहब, ये हिस्ट्री अगर मस्ख करनी है, एक आदमी है और बाकी लोग जो है उसके हवारी हैं, कोई आजादाना नुक्ता नजर थोड़े किसी चीज पे इख्तियार कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हिस्ट्री इस तरह मस्ख भी कर दी जाए
तो हारून रशीद साहब का एक ही वोट रहेगा। भुट्टो मेरी साहब आवाज नहीं जा बिल्कुल रही, ये वहाँ पे चाहते थे कि मुझे आ जिसकी रही है। मेजॉरिटी हो, मैं बात कर रही हूँ जी, जिसकी मेजॉरिटी है वही बने, लेकिन वहां पे फैज अहमद फैज भी साथ गए थे, वहां पे दूसरी लहर चल चुकी थी, वहां वो डिसाइड हो चुका था और उन्होंने फैज अहमद फैज ने वहां गजल लिखी थी, हम के ठहरे अजनबी, ये वहीं लिखी गई। ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। ने किसी और के लिए शैला नहीं, साहबा आपका बड़ा साहब ने किसी और के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लोगों को कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। जिसने ये बात गलत की वो आज भी डिक्टेटरों के साथ खड़ा है, जो आज गलत बात करता है वो आज भी डिक्टेटरों के साथ खड़ा है, उसके मुंह पे आवाम काला। अच्छा जी, मियां साहब जी आपका पॉइंट आ गया। मियां साहब एक बात बताइए, ये तो बहस सिंध की होती रहेगी जो होगी, ये बहुत से लोग हैरान हैं जानने पे कि आपने ये जो अलायंस कर लिया एमक्यूएम के साथ जाके, इंतखाबी अलायंस इलेक्शन से पहले 9-0 चले गए, एक हिस्ट्री है आपकी और एमक्यूएम की नजरियाती इख्तलाफ की। सियासत में एक नजरिया भी होता है ना, लोग हैरान है कि ये क्यों कर मुमकिन हुआ, ऐसी क्या डेस्परेट जरूरत होगी। ममनून हुसैन साहब जो है वो बोर्ड पे नजर आते हैं, बड़े क्लियर कट मेजोरिटी से वो जी सकते हैं बड़े आराम से। वजीउद्दीन साहब जो है उनकी पीटीआई अगर अकेले इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो कोई चांस ही उनका नहीं है। आपने पीर पगाड़ा साहब को भी नाराज कर दिया, आपने दूसरे लोगों को भी नाराज कर दिया जिनका आपसे इलेक्शन से पहले लाइन। ये हुआ क्या, इसके पीछे राज क्या है, जरा थोड़ा ये तो बताएं। एमक्यूएम के साथ लाइन देखिए बात यह है कि एमक्यूएम के वोट हैं, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी सोच है, हम वहीं खड़े हैं जी। लेकिन उनके पास वोट लेने गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट हमने जो की है वो ममनून हुसैन साहब के लिए तो की है, लेकिन उनसे कोई सौदेबाजी नहीं की जो माजी में होता रहा है। और आज भी हम ये समझते हैं कि एएनपी को नवाज शरीफ कौमी धारे में लेकर आए जी, और आज हम एमक्यूएम को भी चाहते हैं कि किसी वजह से अगर कोई इलाकाई जमात बनकर रह गई है या अपना रोल नेशनल अदा नहीं कर आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है कि एमक्यूएम को इलाकाई से नेशनल लाना इस मौके पे? आज के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, उनमें ज़रूरी है कि इलाकाई जमातों को कौमी धारे में लाया जाए। नहीं, ये आपसे एमक्यूएम ने रिक्वेस्ट की है कि उनको कौमी धारे में लेके आए, या आपने खुद इनिशिएटिव ले लिया उनको इलाके से? मैं तो खुद ये कह रहा हूँ, सर इसका वजह तो कुछ और ही होगी ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भड़ के कोई सेनेट देखें बात लेजिस्लेशन। नहीं, बात यह है कि जरूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो रोल अदा किया है, मैं समझता हूं कि शैला रजा साहबा जो कह रही थी, वो शहीदों की दास्तान जो बता रही थी, ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की जमहूरियत के लिए एक लंबी दास्तान है, लेकिन जो आज उन्होंने रोल अदा किया है, जो आज किरदार अदा किया, वो बहुत छोटी। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, पीपल्स पार्टी से तो आप जरूर पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोल अदा किया है कि एक पिटीशन गई, मेरी अर्ज सुन लें, मैं आपसे, आप भी शहरी है, लेजिस्लेटर है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोल अदा किया है? मतलब किस चक्कर में उन्होंने ये रोल अदा किया है कि दूसरी पार्टी स्टेक होल्डर्स, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, उनको हेयरिंग के लिए नहीं बुलाया, सर फैसला कर दिया? मतलब व्हाट इज दिस? भाई बात यह है कि अगर आप क्या कहेंगे? अगर उसको बुनियाद बनाकर कोई बाइकआउट करता है तो मैं उनसे सिर्फ ये सवाल मैं कह रहा हूं बाइकआउट छोड़े, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि व्हाट इज दिस? इलेक्शन कमीशन को भी जब हमने रिक्वेस्ट की कि 27 रमजान के आगे पीछे कुछ 4 दिन आगे ले जाइए, कह रहा हूं कि वो ठीक है, आपने आईनी हक था, नहीं बिल्कुल ठीक है, आईनी मैं आपके आईनी हक को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आप सबका रोल आपने यहाँ पे डिस्कस करें, मैं भी कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का रोल डिस्कस करें ना, कि उन्होंने एक हेयरिंग जाती है, पिटीशन गई है, आपका घर है, आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया या कोई और मुकदमा है, स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर फैसला किस तरह होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई ये तारीख है, ये ऐसे फैसले होते आए हैं, सही है गलत है? और सही है या गलत है ये फैसले आप बताएं ना सर, मेरी बात सुने, आप बताएं। आप हम इलेक्शन कमीशन में गए जी, जब हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि 4 दिन आगे या पीछे कर दें, तो उस वक्त कोई दूसरा था उसमें इलेक्शन कमीशन के पास, उसने ये भी रिव्यू में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, अगर हम गए हैं तो रिव्यू में चले जाए। चले जी, ब्रेक पे जाएंगे हम इस वक्त। तो शैला रजा साहबा पूछेंगी इनसे जो पूछ रहा होगा उस हवाले से, और दूसरे लोग पूछेंगे, नसीम साहब पूछेंगी। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो ऑब्वियसली नसीम परवेज साहबा भी, हारून रशीद साहब भी हैं, बाकी लोग यहाँ से मौजूद है व्यूअर्स। सदारती इलेक्शन से के अंदर भी सिंध की पॉलिटिक्स ज्यादा हो चुकी है कि इस वक्त एमक्यूएम और पीएमएलएन का अलायंस नजर आ रहा है, जो कि बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसमें बात जारी रखते हैं इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। हम बात इस वक्त कर रहे हैं सिंध की इंपॉर्टेंस है सदारती इलेक्शन में हर लिहाज से, और इसी बात जारी है। शैला रजा साहिबा, मुझे एक बात बताइए, ठीक है मेरी डिबेट चल रही जावेद लतीफ साहब से, वो एक अलग एंड पे, लेकिन आपने जो है, आप रजा रबानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, बॉयकॉट किया तो बॉयकॉट किया, ठीक है आपका हक है, लेकिन आपने बॉयकॉट करते करते पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे यानी आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट को ही डिस्क्रेडिट कर दिया, और आपने इस तरह का तासुर दिया कि जैसे कि वो पार्टी बने हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। ये तो आपने बड़ी जाती की। टूट रही है,
जी जी देखिए कामरान, देखिए मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, क्योंकि जल्दी में हम हैं। 3 जो प्रोजेक्ट हैं जो बहुत अहम है, जिसमें एक है गर्ल्स कैडेट कॉलेज घड़ी खुदाबख्श, और लाड़काना इंजीनियरिंग कॉलेज और बीबी आसिफा डेंटल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ये कंप्लीट हो चुके हैं। कभी यहाँ चले जाते, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है और वो सब देख रहे हैं, चाहे हम कहाँ से शुरू करें, चाहे हम सदर आसिफ अली जरदारी साहब के 2 ओहदों पे बात करें, जिसको वफाक का मसला था, जिसे पंजाब हाई कोर्ट ने सुना और बड़े शौक से उस पर बड़ा मज़े का फैसला आ गया, चाहे हम जो हैं एक मेमो कमीशन पे चले जाएं कि जो बाहर के मुल्क में चंद लाइनें छपी, एक झूठा मूठा लेटर आया और ये तहकीक किए बगैर कि वो आदमी कौन है, उसका कैरेक्टर क्या है। कोई और मैटर होता है ना, कोई और अगर इल्ज़ाम लगाता है कि जी मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो फ़ौरन ये बन जाता है एक बंदे पे कमीशन कि जी ये खुद क्या है। लेकिन जो है मंसूर उसमें ये नहीं किया गया, उसमें भी एक तरफा जो है वो कार्रवाई हुई कि मंसूर एजाज के लिए तो चले गए लेकिन हुसैन हक्कानी वापस आए। ये भी सबने देखा। और हमने ये भी देखा कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं कोट पैंट पहनी उन्होंने नई और चले गए और कहा कि मेरे वकील जो हैं वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम बीमार है। उन्होंने कहा मुझसे तो किसी ने राब्ता ही नहीं किया। फिर अगर हम इधर जाएं कि हमारे हज मिनिस्टर, एक मिनट, फिर अगर हम इधर जाएं कि हमारे हज मिनिस्टर के खिलाफ किस तरह से एक शख्स जिसका अपना किरदार क्या है, जिसके लोग बस्ता अलिफ के लोग हैं, जिसके वो गया जो कि अमेरिका वापस नहीं जा सकता, उस पर हमारा मिनिस्टर जो है वो कहां तक बंद रहा। फिर इसी तरह अजब करशम की गजब कहानी पे आज तक मोइन आफ्ताब बंद है। इसी तरह हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर वापस भेज दिए। भुट्टो साहब के केस में हमने FIR नहीं कटवाई, आपने लोग पकड़े में, उसकी हियरिंग नहीं होती। जुल्फकार शाह मर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट नहीं करते, खत्म हो गई बात। बिलाल मर जाता है, आप नहीं, आप मेरी बात सुन लेना, बिलाल शेख को मार दिया जाता है, कोई सो मोटो नहीं होता। अब ये जो राजा जफरुल हक साहब इस पर्टिकुलर केस में गए, पहली बात तो ये कि रजा रब्बानी बहुत अहम काम कर रहे थे। इस मुल्क में आइन को बहुत कम लोग समझते हैं। ये जो 18वीं तरमीम हुई है, ये रजा रब्बानी साहब के सर इसका सेहरा लेकिन उन्होंने जीतना तो नहीं था ना, इससे पहले सेनेट का चेयरमैन उसको बना देते हैं। रजा रब्बानी से पहले कहां थे? पॉलिटिशियन ही एनालाइज करते हैं, आम आदमी उस तरह एनालाइज नहीं कर सकता। और ना बात किया है, इन्होंने बात किया बहुत अहम ड्यूटी। कामरान साहब प्लीज मेरी बात सुन ले। राजा जफरुल हक जो है इसमें स्टेक होल्डर नहीं थे, ना वो कैंडिडेट है, ना प्रपोजर है, ना सेकेंडर है। वो सिर्फ उनकी जो एक तारुफ है वो है जियाउल हक के ओपनिंग बैट्समैन, उनका वहां जाना और उनकी बात पे फटाफट सुन लेना और दूसरे फरीक को ना बुलाना, ये बिल्कुल हमें बिल्कुल नजर आ रहा है कि एक तरफ तो कमीशंस की रिपोर्ट आई पड़ी है चीफ जस्टिस कत्ल केस की, उस पर बात नहीं हो रही, दूसरी तरफ वुकला पिटाई की, लेकिन सलाला पे कोई खामोशी है। सलाला पे किसी के खिलाफ लाल मस्जिद में गाजी अब्दुल रशीद के लिए तो वो कहते हैं कि FIR कटवाओ, लेकिन जो वहां से ब्रिगेडियर की लाश निकली उसके लिए किसी पे FIR का कोई ऑर्डर नहीं है। मैडम, ये आपका पॉइंट आ गया। आपने पूरी सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस का किरदार जो है वो बयान कर दिया, जिससे सुनने वाले यही तासुर लेंगे कि पीपल्स पार्टी की ग्रीवियंसेस हैं और वो सुप्रीम कोर्ट को आप क्रेडिबल नहीं मानते। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि बहुत से लोग समझते हैं कि आपने नहीं समझते, मतलब ये आपका इतने इख्तलाफात हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया ठीक है, लेकिन वो भी है कि फर्द है। लेकिन मैं आगे चलता हूँ। अब मैं इनसे पॉइंट लेना चाहूंगा जिन पे आपने इल्जामात की भरमार लगा दी। सर, इसका जवाब दे दीजिए कि ये जो जितने उन्होंने केस गिनवाए हैं कि वो बादियों नजर में वो कह रहे हैं इसमें कोर्ट जो है ना वो उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहा। मुझे आप गुजारिश ये है कि एक तो उन्होंने बात की है कि राजा जफरुल हक के हवाले से, मैं शाला रजा साहब को यही गुजारिश करूँगा कि 9 अप्रैल 1977 को जिन्होंने जमात को छोड़ा और जिन्होंने अदलिया से कोई नाराज़गी है, ये पीपल्स पार्टी आ गई है कब्ज़े उनके। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है इनसे कि अगर आप कहेंगे कि हर इलेक्शन जीतने के लिए होता है, तो हर इलेक्शन जीतने के लिए नहीं होता। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत से ऐसे इलेक्शन भी लड़े जाते हैं जो हारने के लिए होते हैं। अगर इनको हार जो नज़र आ रही थी, हमें भी तो हार नज़र आ रही थी जब जरदारी साहब ने इलेक्शन लड़ा था, हमें भी तो आज अगर मेजॉरिटी हमारे पास थी तो इनको भी नज़र आ रही थी, और जब इलेक्शन 11 मई का हुआ है उसके बाद नज़र आ रहा था। अब ये जवाब बना रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को, हुआ ये है कि ये क्यों ऐसा ये जवाब बनाकर उसको टारगेट कर रहे हैं एक अदारे को।
इनके जो आज की लीडरशिप है, जिन्होंने एक कंटेनर में ताहरुल कादरी साहब से मुलाकात की थी, ये वही क़यादत है पीपल्स पार्टी की आज, जो आज बाईकाट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो आपको नजर आई है, ये वही लीडरशिप है जिस पर करप्शन के, बेज़ाब्तियों के केसेस चल रहे हैं और इम्कान ये है कि आने वाले दिनों में इनके फैसले होने जा रहे हैं। और ये आवाम को बिफोर टाइम ये एक उस अदारे को मुतनाज़ा बनाकर ये तासर देना चाहते हैं कि जैसे वो इनका जाती कोई अदारा मुखालिफ था, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, हारून रशीद साहब के पास चला जाऊंगा, आपका ये पॉइंट तो आ गया, लेकिन आपने कंक्लूड करना कुछ। हाँ, मुझे ये कहना है कि शैला रजा साहब अगर जो ये बात कर रही हैं पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी साहिबा, सॉरी, इनका जो हैं तो साहब ही आप, वैसे गुजारिश ये है। नहीं साहिबा है, किस लिहाज साहब, यही तो अफसोस है, जहाँ कोई बोला आपने उसे मत समझ लिया। मैं ये समझता हूं अग्रेसिव स्टाइल जो है ना, आपका जो स्टाइल है, ये मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि पीपल्स पार्टी के अच्छी वर्कर हैं। आपने पीपल्स पार्टी का जो केस हमेशा लड़ा है, मुझे भी खुशी है जिस तरह इस वक्त आप अपना केस लड़े ना, उनको छोड़ दें। ये जो बात आप कह रही हैं, पीपल्स पार्टी की आज की क़यादत, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो, वो बेनज़ीर भुट्टो की जो कुर्बानियां थी, जिसकी आप शहादत का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज पीपल्स पार्टी जिंदा है, पानी फेर दिया, खत्म कर देना, ये वो क़यादत नहीं है। अच्छा हारून साहब, अच्छा मैं आऊंगा, हारून रशीद साहब और फिर शैला साहबा के पास जाऊंगा मैं। हारून रशीद साहब, आप ये बताइए, आप एक लिहाज से आप एक आउटसाइडर है पॉलिटिक्स से, और आप तजिया कर सकते हैं कि हम इसमें, मैं पर्सनली नून लीग को इसलिए ब्लेम नहीं करता, उनका राइट है इलेक्शन को आगे पीछे कराना, डेट्स को जिस तरह वो मिन्यूवर करें या मिन्यूवर ना करें, इट्स अप टू देम, पॉलिटिक्स इसी का नाम है। लेकिन बात किस पे उठनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पेशियों के बगैर पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को सुने बगैर फैसला दे दिया, या पीपल्स पार्टी को हमें कंडेम या क्रिटिसाइज करना चाहिए कि उन्होंने वफाकी प्रोसेस से बाहर निकला है? आपका अपना टेक क्या है इस पे, इंडिपेंडेंट जी? जनाब, इस पे तो सारी कौम का इत्तेफाक राय है, एक सादा सी उसूल की बात है, सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए था, पीपल्स पार्टी को भी और तहरीक इंसाफ को भी, और सुने बगैर उन्होंने फैसला दिया जिसको इनडिसेंट हेस्ट कहा जाता है। इसका कोई जवाब नहीं था, एक आध दिन मुअख्खर कर देते। और यह भी बिल्कुल वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया पीपल्स पार्टी के साथ एक है और नून लीग के साथ एक दूसरा रवैया है। वो नंदीपुर का मामला हो, वो महंगी गैस खरीदने का मामला हो, वो हाईब्रिड कारों का मामला हो, अब तो कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं होता। लेकिन हारून साहब, ये भी तो है ना कि जितने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में इल्जामात लगे हैं करप्शन के और जो केसेस चले हैं, उसमें आप खुद भी कॉलम्स लिखते रहे और तज़किया करते रहे, वो भी तो अनप्रेसिडेंटेड है, इल्जामात की हद तक ही चाहे हो। हाँ, तो क्या अब उसी तरह की करप्शन नहीं हो रही? ये 1200 सीसी की हाईब्रिड कारें 60,000 कैसे बुक हो गई हैं? ये मंशा साहब कैसे चले गए? ये शरीफ खानदान के शहजादे कैसे चले गए? ये नंदीपुर प्रोजेक्ट की कीमत 35 अरब रुपए कैसे बढ़ गई? ये मलिक रियाज को 119 अरब रुपए का नोटिस जारी हुआ है FBI से, उस पे पेशरफ्त ठीक है, हारून साहब को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी तरह है बिल्कुल करप्शन, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रवैया दूसरा है। देखें इन्हीं लोगों ने, पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, इन्होंने ही इलेक्शन कमीशन पर भी इल्जामात लगाए इलेक्शन से नताइज आने के बाद, और आज उस इलेक्शन कमीशन को ठीक कहते हैं और आज अदलिया को टारगेट कर रहे हैं, और आज उस अदलिया को टारगेट कर रहे हैं जिसको ये कहते तक नहीं थकते कि हमने इनको आज़ाद किया, अदलिया को आज़ादी दी, हमने जजेस को बहाल किया, और आज अगर इनके हक में कोई फैसला आ जाए तो फिर तो कहते हैं ये दुरुस्त है, और अगर इनके मुखालिफ हमारे हक में फैसला आ ही नहीं रहा। मैं यही अभी ये शुजात अजीम का कोई जिक्र जब आएगा तो फिर ये कहते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है, कोई फैसला इनके खिलाफ आए तो उसको कहते हैं गलत है। मुझे ये दसें कि करप्शन जो है पिछले 5 सालों में, आज तो पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो भी ये कहता है कि 5 साल इन्होंने लूट मचाई हुई थी, अदारे तबाह कर दिए। अगर किसी ने एक्शन ले लिया है, किसी अदारे ने अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया है, ठीक है। शैला रज़ा साहिबा, आपको सवाल मेरा ये है कि आप एप्पल ऑरेंजेस को ना मिलाएं। मुस्लिम लीग नून को इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार नहीं बुलाया जाता कि पहली बात तो उनकी गवर्नमेंट अभी स्टार्ट हुई, दूसरा पंजाब गवर्नमेंट पे करप्शन के इल्जामात नहीं थे, ये इनका मौकफ है मुस्लिम लीग नून का। आपको इसलिए घसीटा जाता है कि आप, सर मैडम बात तो सुन लें, मेरी अर्ज तो सुन लें, फिर आपने बोलना है, मैंने सुनना है और सबने सुनना है। तो आपको इसलिए घसीटा जाता है बार बार सुप्रीम कोर्ट में कि आपके तो एम्बेसडर से लेके नीचे तक कोई मामला ऐसा नहीं जो कि काबिल एतराज ना हो और अदालत में ना गया हो।
इल्जाम की हद तक। जी शहरा साहब। अच्छा, अब मेरी अर्ज सुन ले। जी जी। अब मेरी अर्ज सुन ले, ठीक है? जी। बात सुनिए। पहले तो मैं अपने भाई को बता दूं कि सबको मालूम है कि असेंबली में किसकी कितनी सीटें आई हैं। ये एक जमहूरी प्रोसेस था, हम इसमें हिस्सा भी लेते तो यकीनन कि मुस्लिम लीग एन के ही वजीर इनको प्रेसिडेंट को बनना था, जैसे वजीर आजम बने। जब हमें कोई एतराज नहीं हुआ, जब स्पीकर ने स्पीकर को चार्ज दिया, जब हमें कोई एतराज नहीं हुआ। ये जो बात करते हैं इसकी, इनको समझना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो रवैये की बात कर रहे हैं। अगर राजा जफरुल हक चले गए थे, ओपनिंग बैट्समैन जो थे, जिनको ज़ियाउल हक कहते थे अपना, तो इन सुप्रीम कोर्ट का क्या फर्ज था? इसी तरह मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक मोतबर इदारा है। देखिए, मेरी कभी खान आसिफ जो है, अगर आप मेरी बात सुने, अगर रवैयों की बात करेंगे तो आपने गवर्नर राज लगाया, हमने फिर भी गैर आईनी मैंने आपकी बात हौसले से फिर भी हमने साथ नहीं दिया। अगर आप साहब इन्हें ठंडा करें, हौसला रखें। कामरान साहब, ठंडा करने के लिए मेरे पास है जी 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 एक मिनट मैडम। अच्छा जी, क्या गवर्नर मैडम ने मुझे चैलेंज कर दी। जी 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 चले शहरा साहब को कंप्लीट कर देते। जी जी कामरान साहब इन्हें ठंडा करें। मैं याद ठंडा करने के लिए कुछ चीज नहीं मेरे पास। रवैयों की जब आप बात करेंगे आपको मौका दूंगा ना, ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। दीदार अली शाह जो हैं, उनका ताल्लुक लाड़काना से है। उनके सारे कैरेक्टर को एक तरफ रख के दीदार अली शाह के खिलाफ कार्रवाई हो गई। एक खातून ने आखिरी वक्त में आधा घंटा रह गया था, जिससे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, गलत हरकत थी, थप्पड़ मारा, उसको आपने रोक दिया। आज थप्पड़ मारने वाली के खिलाफ आपने सोमोटो एक्शन नहीं लिया। उसी इलेक्शन के सेम दिन 2 लोग जो हैं, जहां पे जीते गए, वहां पे 2 लोगों का मर्डर हुआ, आपने कुछ नहीं किया। देखिए, बात यह है कि चले नून लीग तो बेचारी छोड़े, उसको देर से समझ आता है। आज वो एमक्यूएम के पास गई है, कल उसने एपीडीएम बनाई हुई थी, उनको तो छोड़े। हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, और हम पे जो ये इतराज कर रहे हैं कि हम उसे मुतनाज़ा बना रहे हैं। जी, हम तो जबानी कलामी अर्ज कर रहे हैं। माय लॉर्ड सुन लीजिए, आप तो फिजिकली गए थे, आपने तो फिजिकली अटैक किया था, वो बातें करें। अब मैं सवाल करूं या साहब, मेरी अच्छी लगे यूसुफ, मेरी ये सुन शाला, देखें यूसुफ रजा गिलानी साहब केस में कोई यूसुफ रजा गिलानी साहब अभी 4 दिन पहले इस्लामाबाद गए हैं और अपने बाजू दिखाते रहे हैं कि है कोई मुझे पकड़ने वाला, मैं इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, कोई खर्चा भी नहीं होगा मुझे पकड़ने। अच्छा, मेरी बात सुनिए जावेद साहब, मेरा आपसे सवाल है, मेरा एक सवाल है। जरदारी साहब जब कह रहे हैं ना पकड़ ले, ये तो नहीं कह रहे, भाग तो नहीं रहे ना। एक तो आपको कामरान साहब, मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ, एक तो आपको रोकने को मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरी बात तो सुन ले, रुक तो जाए किसी जगह पे। नहीं, यूसुफ रजा गिलानी, असल में कान में आवाज का मसला। यूसुफ रजा गिलानी साहब गए, वो कह रहे हैं पकड़ ले, भाग तो नहीं रहे ना 10 साल का। भाग नहीं रहे, हम तो ये भी कह रहे हैं जर खान केस पे कमीशन लेना। और जहां तक करप्शन की बात हो रही है, नहीं आपने नहीं की, आपने नहीं की, करप्शन की बात हो रही है, आपने नहीं की, तो ये जो इन्होंने मुशाहिदुल्लाह खान साहब के भाई को तरक्का दिया है, 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। आपने नहीं की, कोई साबित नहीं हुआ, मुझे आगे चलने दें। की करप्शन की बात कर रहे हैं। जी जी जी, नहीं आपने नहीं की। मुशाहिदुल्लाह खान साहब के भाई को पीआईए में तरक्का दिया है मई 2007 से, वो करप्शन नहीं है। अच्छा, जो तारिक अजीम साहब के भाई को जो है लगाया है, वो करप्शन वो नहीं है। रेजिग्नेशन आ गया उनका, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया रेजिग्नेशन। सुप्रीम कोर्ट को सलाम करना चाहिए हमें सबको। मुझे किसी एक करप्शन का फैसला सुना दे, सुप्रीम कोर्ट मुझे कुछ किसी नहीं एक कहा करप्शन के खिलाफ जो फैसला आया वो सुना दे। और ये मैं जो तो एक आप चुप कर जाए, हमारे चीफ जस्टिस साहब भी हैं, इनकी तो गवर्नमेंट गई इसीलिए थी कि इससे करप्ट गवर्नमेंट नहीं आई, उस पे जाके आज तक जाके नहीं करते। अगर तो आपका रोजा नहीं तो पानी पी लें प्लीज, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो आपको भी पानी। मेरा रोजा है माशाल्लाह से, पक्का रोजा है। ठीक है, पक्का रोजा है। मुझ में हिम्मत है कि हारून रशीद साहब मुझे साहब कहने लगे, हालांकि मैं समझती हूँ मियां साहब ने कहा था, मियां जावेद लतीफ साहब। अच्छा, मियां जावेद लतीफ साहब, शहरा रजा साहिबा की एक बात में दम है वो, और वो उन्होंने नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि उनको करनी चाहिए या करना चाहेंगी। वो ये कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ये सारे काम करते थे, एएनपी को मिला लिया, एमक्यूएम को मिला लिया, फलां को जेब में डाल लिया, उसको उसके बाद चले गए, आप लोग बैठ के इल्जाम लगाया करते थे जी रिकंसिलिएशन के नाम पे कराची का अमन तबाह कर दिया और अपना नेशनल इंटरेस्ट की ऐसी तैसी कर दी। आज इतने बड़े नजरियाती इख्तलाफ के बावजूद आप एमक्यूएम के साथ खड़े हैं, ये लोगों को किस तरह डाइजेस्ट होगा? ये आपकी पॉलिटिक्स में और रिकंसिलिएशन की पॉलिटिक्स में क्या फर्क है जरदारी साहब? देखिए, बात ये है कि जो समझौता एक्सप्रेस 5 साल चलती रही है जनाब, उस पर जो आपने स्टार्ट कर दिया, जो मेरी अर्ज सुन लें, तो ये हाँ एक समझौता नहीं, इन्होंने करप्शन पर कोई समझौता नहीं किया, बेज़ाब्तियों पर कोई समझौता नहीं किया, अलबत्ता बाकी सारे पूरे कराची से खैबर तक समझौता एक्सप्रेस चलती रही है।
लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि हम MQM की बात आप कहना चाह रहे हैं, आपका इख्तिलाफ रहा है नजरियाती। देखिए, मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में ये कहा था कि हमें जो उनसे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हमारी अप्रोच है आज भी वही है, वो तहफ़्फ़ुज़ात वहीं खड़े हैं। किसी तौर पर भी कोई लेन देन से कोई उनसे कोई हारून रशीद साहब और फिर नसीम साहब का जवाब। हारून रशीद साहब ये बताइए कि दारी साहब को ये क्रेडिट तो जाता है ना, 5 साल अलायंस चलाया, आपको लगता है कि PMLN और MQM का ये अलायंस 5 साल रहेगा, या आपको लगता है सिर्फ ये बस इस इलेक्शन तक ही और अब थोड़ी देर में पटरी से उतर जाएगा अलायंस जो है? जी हारून साहब। MQM के अलायंस का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, चंद घंटे भी ना रहे। अच्छा। और रहे तो 5 साल तक रहे। MQM इख्तिदार से दूर नहीं रह सकती। लेकिन इख्तिदार में पीपल्स पार्टी है। जावेद साहब, आप क्या दे रहे हैं MQM को ऑफर? आपने क्या किया? अगर किए तो बता दें। मैं यही तो सुनना चाह रहा था कि अगर उन्हें इख्तिदार चाहिए तो वो सूबे में पीपल्स पार्टी से उनको इख्तिदार मिल सकता था। अगर उनको वो फैसिलिटेट होना चाहते हैं, जो उनके आज वो रोना रोते हैं कराची का, और रोना कराची के लोग भी रो रहे हैं कि कराची में अमन नहीं है, कराची के जो हालात हैं वो विंग बने हुए हैं। मतलब ये आपसे मेरा लास्ट सवाल है, अब MQM को देखते हुए आप कहती होगी कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो, कैसा फील होता है इतना आपने प्यार मोहब्बत को साथ लगा कर? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि अगर हम कहीं रिकंसिलिएशन में थे तो इन्होंने भी पंजाब असेंबली में 48 हमख्याल बच्चे उठाए थे जुड़वा। जी। अच्छा, दूसरी वो तो इन्हीं के थे ना? हाँ जी। कि नहीं, मतलब मैं भी तो कुछ कहने का हक रखती हूँ ना। वो किस सेंस में वो जुड़वा 48 बच्चे उठाए थे? अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती थी कि देखिए, MQM के लोग यहाँ मौजूद भी नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी सियासत को देखें तो उन्होंने जहाँ पे उनको इख्तलाफ करना था उन्होंने हमेशा किया। पेट्रोल की कीमत हो या निज़ाम अदल हो या हमारा NRO का मसला था, तो उस पर तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा था कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब कुर्बानी दें। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि अब आपको रखना चाहिए था। हालांकि यही बात यह है कि उन्हें याद रखना चाहिए था कि सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के अलावा भी 8000 आज भी 8000 की कुर्बानी कौन देगा? आज भी ये जाएंगे। तो मेरा कहना ये कि उनका अपना स्टैंड है ये, और क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है तो हम उस पे वो नहीं करेंगे, उनका राइट है। लेकिन बात यह है कि यहाँ से ये बात साबित होती है कि APDM बनाने का फैसला गलत था। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये जरूर मैं ब्रेक में जाऊंगा, एक और मुझे बात कहनी थी। जी कह दें। कि ताहिरुल कादरी साहब जो आए थे तो इतने सारे लोगों के बंदे से जाके बातचीत ही की जा सकती थी, कोई डिक्टेटर। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो रेलेवेंट नहीं। जी, मैं ब्रेक में जाना है, ब्रेक। इस प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। जो आज का ये प्रोग्राम था, जो आपने देखा, वक्त की किल्लत है, मजीद से बात हो नहीं सकती। इलेक्शन है, उसमें हम तो उम्मीद रखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें भरपूर शिरकत करे, क्योंकि ये मामला सिर्फ प्रेसिडेंट का नहीं है, ये मामला पूरे पाकिस्तान का है। और एक अच्छे एंड से जो स्टार्ट हुआ है ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी का, ट्रांजिशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट का, तो उसमें जो है ये एक और अहम संग मील होगा। हो सकता है जिस तरह PMLN ने MQM को के साथ एक अलायंस हो गया, तो PMLN का पोटेंशियल जो है वो नजर आया रिकंसिलेशन का, तो पीपल्स पार्टी को भी उनको मना लेना चाहिए। हम सिर्फ ये सजेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में। हमें नेक्स्ट टाइम तक इस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।